हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नोट दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो समास पर आधारित है और मैंने कहा भी है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगेगा तो बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए समास को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। और आपको ना बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, आप रफ कॉपी या रफ पेन अपने पास जरूर रखें ताकि जो चीज़ मैं आपको समास के बारे में समझा रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा तो और भी आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि जो मोबाइल है वो मेरे से 4-6 कदम दूर है। ठीक है, वो पता है कैमरा मैन मैं ही हूँ और जो भी सेटअप करना होता है मुझे करना होता है। चलिए बात करते हैं समास के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण करना है। ठीक है, समास का सामान्य अर्थ आप समझें तो संक्षिप्तीकरण ही करना ही समास कहलाता है। लेकिन आप पुस्तकों में क्या देखते हैं कि परिभाषाएं लिखी रहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक संबंधों का परस्पर संबंध बताने वाले को समास कहते हैं। याद रखिएगा, जहां दो या दो से अधिक शब्दों का, जब शब्दों का परस्पर संबंध हो तो समास होता है। लेकिन जब वर्णों का, ठीक है, जहां पे ध्यान रखिएगा, जहां पे वर्णों का, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के संबंध को समास कहते हैं। ठीक है, ये चार चीज आप ध्यान रखिएगा। वहां यहाँ पे वर्ण का मेल होता है, दो वर्ण मिलके संधि करते हैं, यहाँ पे दो शब्द मिलके समास बनाते हैं। आगे चलते आपको दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इधर कंप्यूटर है, अब मैं इसको ज्यादा पीछे भी नहीं कर पाती ताकि आपको सारी चीज दिख जाए। ना दिखे तो कमेंट में करिएगा, दिखाइएगा। बाकी अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कैसा सीन दिख रहा है। ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ेगा। वो 6 भेद कौन कौन से हैं आपको ट्रिक से ही समझना है। बात आती है पहले समास की, अव्ययी भाव की। अब ये नाम से स्पष्ट है, ठीक है, जिसका पहला शब्द क्या है वो अव्यय हो। अव्यय शब्द जिसका अव्यय यदि आपने पढ़ लिया है तो समझ लो 8-10 जो अव्यय होते हैं उसका पहला शब्द आपको पता होना चाहिए। तो अव्ययी भाव समास को आप बिल्कुल ढूंढ लेंगे, इसमें नो डाउट। पहला शब्द ही जिसका पूर्व यानी पहला पद ही कैसा हो, अव्यय शब्द हो। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यथा एक अव्यय शब्द है। अब यथा स्थान, ठीक है, या फिर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन में क्या होता है, प्रति जो है वो क्या है, वो अव्ययी भाव, अव्यय है। ठीक है, अव्ययी भाव नहीं, अव्यय है, प्रति अव्यय है। जैसे कि यथा स्थान तो स्थान के अनुसार, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का आप संक्षिप्तीकरण करेंगे तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। ठीक है, आजीवन का जीवन भर, तो आ इसमें क्या है, अव्यय है। जो आजीवन में आ क्या है, अव्यय हो गया। तो आपने देखा कि अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं कि जिसका पहला पद यानी पूर्व का मतलब ये होता है पहला पद, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय शब्द हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप बताएं कि मैंने यहाँ पे लिखा रात डैश रात। आप कमेंट करके बताएं कि इसको आप किस समास में लेंगे। ये अव्ययी भाव समास हो गया या रात दिन को आप किस समास में लेंगे। तो एक चीज देखो क्या, क्योंकि यहाँ जीवन भर में देखेंगे आप योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, आजीवन में जब हम आजीवन का संक्षिप्तीकरण करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जब इसका हम विग्रह करके बताते हैं तो जीवन भर लिखा। ठीक है, ये योजक चिन्ह लगा है, तो मैंने यहाँ योजक चिन्ह लगाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे रात हुआ तो अव्ययी भाव समास हो गया, लेकिन रात दिन हो गया तो वही क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। आपने पढ़ा होगा कि द्वंद्व समास में जो योजक चिन्ह लगता है, या यहाँ पे किसका लोप होता है, और या अथवा का लोप हो जाता है और योजक चिन्ह लग जाता है। ठीक है, और चीज याद रखिएगा, द्वंद्व समास के लिए क्या होता है कि जिसका ना जो संख्याएं ना एक दूसरे के अपोजिट चली, जैसे रात का दिन, छोटा का बड़ा, भाई का बहन, माता का पिता, पाप का पुण्य, दुख का सुख, जब संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हो, विलोम एक दूसरे के विलोम आए, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। लेकिन रात बात ऐसा है ना, ऐसा शब्द है ना, तो वहां पे अव्ययी भाव समास ही होता है, भले यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि यहाँ पे आजीवन का जो है हम समास देखते हैं तो इसका विग्रह करेंगे तो जीवन भर होगा, तो जीवन भर में योजक चिन्ह लगा है। ओके, अब आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गई बात, ना आएगी तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास।
ठीक है। तत्पुरुष समास काफी बड़ा है, इसको मैंने यहाँ पे बताया है। तो पहले मैं तत्पुरुष समास को छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको छोड़ती हूँ, मैं आगे पढ़ाती हूँ कर्मधारय द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि को। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं तत्पुरुष समास के पास। ओके, ध्यान से बात को समझिएगा, देखिएगा, है ना। अब तीसरा हमारा क्या है, हमने पहला पढ़ा अव्ययी भाव समास, हमने तत्पुरुष को छोड़ा अभी। हमने देखा तीसरा हमारा क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। इसमें भी क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद की ये विशेषता बताता है, ठीक है। इसमें पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद ही जो क्या है, विशेषण शब्द हो। विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताए, है ना। जैसे कि मैं काली हूँ, अब काला होना मेरी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी को ले सकते हैं, उसकी मीठी आवाज है, तो मीठा होना आवाज नहीं, अब मीठा होना ही उसकी विशेषता है, ठीक है। मीठी आवाज उसकी क्या है, उसकी विशेषता है ना। अब देखिए कैसे, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे क्या पूर्व पद विशेषण है। आप देखना, ध्यान से देखना, आप कॉपी पे लिखो, आपको कभी ये जीवन में भूलेगा नहीं। समास आपको जीवन में कितना भी कठिन समास का प्रश्न है, आपको नहीं भूलेगा। आपने देखा कि अव्ययी भाव में का पहला पद, पूर्व यानी पहला पद ही अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द नोट डाउन करके रखिए, जो 7, 8, 10 हैं बस। फिर अब मैंने एक जीवन भर का बता ही दिया कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्योंकि जीवन भर, यहाँ जीवन भर अपोजिट नहीं है, इसलिए अव्यय होगा। जैसे कि रात दिन यहाँ पे अपोजिट है एक दूसरे के, तो अव्यय नहीं होगा। फिर हमने देखा कि जो कर्मधारय समास है उसमें पूर्व यानी पहला पद किसी की विशेषता बताता है और उत्तर पद विशेष हो, ठीक है। अब इतना याद रखो कि विशेषता बताने वाले कर्म को ही क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास, ठीक है। जो कर्म किसी की विशेषता बताए, कोई काम कोई कर रहा है वो उसकी विशेषता बता दे, वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि नीला कमल, नील कमल, नीला है कमल जो, ठीक है ना, नील कमल है, नीला है कमल जो। चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये जो कमल कैसा है, नीला, कमल का नीला होना ही क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। एक लड़की है चंद्रमुखी, उसका मुख किसके समान हो गया, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा की विशेषता हम एक लड़की से कर रहे हैं कि ये चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी का फूल है, इसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। अब हम देखते हैं हमारा क्या है, द्वंद्व समास आ गया, ठीक है। और द्वंद्व समास आपको 1 सेकंड में आपने आंसर निकालना है कि पूर्व पद, ठीक है, पूर्व यानी वही पहला पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। आप कैसे समझेंगे, आप देखो, इसका पहला पद भी प्रधान हो, उत्तर पद भी प्रधान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, चाहे मैं बात करूं रात दिन की, बात करूं पाप पुण्य की, बात करूं छोटा बड़ा की, भाई बहन की, या मतलब जितना भी बात कर लूं, ठीक है, वो सब क्या है, एक दूसरे अपनी अपनी वो प्रधानता बता रहे हैं। रात अपनी प्रधानता बताता है कि मैं रात में अंधेरा हो जाता हूँ, सूरज डूब जाता है, सबके सोने का टाइम होता है, सब आराम करते हैं। दिन अपनी प्रधानता बताता है, ठीक है, सूर्य उदय हुआ, सुबह हुई, सब जाग रहे हैं, अपना अपना दिनचर्या से काम कर रहे हैं। मतलब दोनों पद यहाँ पे, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अपनी अपनी प्रधानता। पूर्व पद कौन हो गया, चाहे बात करूं मैं रात की, चाहे बात करूं दिन की, ठीक है, पूर्व पद रात हो गया, दिन उत्तर पद हो गया, है ना। या आप यूं समझे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के अपोजिट दिख जाए, आपको जब अपोजिट दिख जाएगा कि रात का दिन, सुख का दुख, माता का पिता, भाई का बहन, पाप का पुण्य, ठीक है, जो दिख जाएगा समझ जाइएगा वो क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन यदि रात रात, बात बात और कोई शब्द आ गया, ठीक है, साथ साथ, अब आप साथ साथ को आप नहीं कहेंगे कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। साथ साथ को आप द्वंद्व नहीं कहेंगे, साथ साथ को आप अव्ययी भाव समास ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आपने ट्रिक पढ़ लिया है कि जो इसका पूर्व पद कैसा होता है, पूर्व पद, इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की अलग अलग अपनी प्रधानता होती है। यहाँ तो दोनों सेम है, कहाँ प्रधानता दोनों बता रहे हैं। और एक बात याद रखना कि जो एक दूसरे के विलोम हो, अपोजिट हो, तो समझिएगा तो ही यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, अन्यथा ये द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पे चिन्ह का लोप होता है और विभक्ति का भी लोप होता है। मतलब ये चिन्ह और विभक्ति का लोप होता है। जो योरक चिन्ह है ना, योरक चिन्ह है ना, तो ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, तो और जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, ठीक है,
है ना। आपने पहचान कर लिया यार योजक चिन्ह जिसमें लगेगा हम उसको आंख बंद करके मार देंगे कि द्वंद्व समास है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये केवल योजक चिन्ह लगाकर आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना है। आपको देखना कि क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि अपोजिट हैं, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, सूर्य चंद्रमा, ठीक है, मतलब आकाश धरती, अब अपोजिट रहेगा तो आपको लगा देना कि भाई ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला 5वां है हमारा द्विगु समास। हम देखते हैं कि जो द्विगु समास है पूर्व पद संख्यावाची होता है। बस कितना ही है। इसका पूर्व यानी जो पहला पद है, पहला पद ही क्या क्या होता है, संख्यावाची या संख्या की प्रधानता होती है, ठीक है। नवरत्न हो गया, सप्तदिशो, नवरत्न यानी नवद्वीपों का समूह, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। तो जो मतलब जिसका पहला शब्द बिल्कुल संख्यावाची हो जाए, आप समझ जाना वो क्या है, द्विगु समास है। लेकिन ध्यान रखना आपको बहुब्रीहि समास और आपको कर्मधारय समास में क्या होता है, आपको टेंशन हो जाती है, आप नहीं लगा पाते कि कर्मधारय कौन है, बहुब्रीहि कौन है, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक बताती हूँ कैसे आप इसको लगा पाएंगे। आप ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, आपने क्या पढ़ा, आपने कर्मधारय को पढ़ा, कर्मधारय में पढ़ा कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद की विशेषता बताता है कर्मधारय, ठीक है। पहला पद मान लो उसको नील हो गया, दूसरा कमल हो गया, तो कमल की विशेषता कौन बताएगा, पहला पद, ठीक है। ये विशेषण, ये नीला और कमल विशेष हो गया, ठीक है, इसकी विशेषता बताता है। लेकिन जब बहुब्रीहि समास आता है तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, या यूं समझ लें कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। 2 पद हो गए और दोनों पद मिलकर के एक विशेष अर्थ की, एक विशेष अर्थ का बोध हमें करा देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। कभी कभी आप बहुब्रीहि और कर्मधारय में, ठीक है, आज मैं शाम को देखती हूँ, मैं टेस्ट लूंगी इसका, लाइव करके टेस्ट लूंगी समास का प्रॉपर, क्योंकि अभी नेट के लिए मुझे लगता है कि आपको प्रत्येक यूनिट पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण व्याकरण आपको आना चाहिए, क्योंकि एनटीए कहीं से प्रश्न ले सकते हैं। आपके लिए 2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप छोड़ ही दी, है ना, तो आपको सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब जिसका देख रहे हैं कि विशेष का अर्थ बोध होता है, अब देखिए कैसे, जैसे कि 10 आनंद, अब 10 है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सिर हैं, वो अर्थात रावण, रावण कोई एक ही है, रावण बहुत नहीं है, ठीक है, चीज दिया। तो किसी एक विशेष, रावण एक विशेष व्यक्ति है। फिर नीलकंठ, सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगी, वो मोबाइल ऑफ हो गया था, ठीक है, तो मैं अपनी बात पूरी आप तक पहुंचा नहीं पाई थी। मैं जल्दी से बताना चाहूंगी आपको कि जैसे कि दशानन हो गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, यानी कि ये गणेश जी कोई एक ही है, कोई और बार बार कोई दूसरे गणेश जी नहीं है, ठीक है। गिरधर यानी गिर पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। अब क्या बात है कि मैं आपको समझाने वाली हूँ तत्पुरुष समास को, ठीक है। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे आप देखेंगे कि किसी एक विशेष व्यक्ति के अर्थ का बोध निकल के, कोई विशेष एक ही हो, वो कोई बार बार व्यक्ति ना हो, ठीक है, तो उसके लिए मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ओके, आगे बात करती हूँ मैं, आप बताना मुझे, ये जो तत्पुरुष समास है इसमें क्या होता है, पूर्व पद, इसका जो पूर्व पद है वो कैसा होता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। अब आपने देखा सब में आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको लिख लेना है और बात को समझ लेना है। अब आप देखो कि जो ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास को हम पढ़ लेते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये इतना आसान है बताना, यदि आपने कारक विभक्ति को पढ़ा होगा तो कर्ता को यहाँ छोड़ दिया गया है, कर्म व्यक्ति से लिया गया है कि जैसे कर्ता नहीं होता है तो कर्ता को छोड़ दिया, तो कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन को छोड़ दिया गया, 2 चीजें यहाँ पे छोड़ी गई हैं। नहीं तो वैसे आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबोधन है अरे,
ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन है अरे, तो दो चीजों को छोड़ा गया है, एक कर्ता को, दूसरा संबोधन को, बाकी इसमें है। तो कर्म संप्रदान, कर्म जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, को शब्द आता है बीच में। जब विच्छेद करेंगे, ये पेपर में कैसे प्रश्न आता है मैं आपको एक एक करके बता भी दूंगी कि पेपर में प्रश्न बनते कैसे हैं इसमें, ठीक है, मैं बता भी दूंगी आपको। देखेंगे यहाँ पे मतदाता यानी मत को देने वाला, मत को देने वाला, जहाँ को आ जाएगा विच्छेद करने पर वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। जन्मजात यानी जो जन्म से जात, ठीक है, जन्म से जो, मतलब जो जात, जिसको जो जाति जन्म से मिली है वो जन्मजात है, तो करण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान में के लिए होता है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। संप्रदान अपादान में धन से हीन, धनहीन यानी धन से हीन, तो अपादान का जो कारक विभक्ति है वो से है, ये से है, के लिए, से के द्वारा, को, ठीक है। भारत संबंध तत्पुरुष समास में, जैसे कि एक उदाहरण लिया भारत रत्न, तो भारत का रत्न, तो का, की, के तीनों आएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कर्म में केवल को आता है, कर्म तत्पुरुष समास में केवल को आता है, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे का, की, के तीनों आएगा, ठीक है। अब आगे बात करूं, अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, में और पर दोनों आता है। आत्मविश्वास यानी आत्मा, आत्मा पर विश्वास, और घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, आत्मा में विश्वास, आत्मविश्वास यानी आत्मा में विश्वास रखने वाला, आत्मविश्वासी, और घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो में पर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तत्पुरुष समास को एक बार फिर बताऊं, 6 भेद होते हैं, कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण। इनकी विभक्ति आपको, यदि कारक विभक्ति आती है तो इनकी विभक्ति आपको आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेकर के मैं आपको आज लाइव टेस्ट करवा दूंगी, मैं बता भी दूंगी कब मेरे को लाइव आना है, तो आप देख लेना क्लास को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और मुझे सपोर्ट भी करना है। व्याकरण में आपको इस तरह से पूरा व्याकरण में आपको लाइव रिकॉर्डेड पढ़ा दूंगी, और न समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और बड़े ट्रिक से पढ़ाऊंगी, जिस ट्रिक से मेरे को समझ में आता है व्याकरण, चाहे बात करूं मैं संधि की, समास की, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, या जितने भी व्याकरण हैं लगभग, मतलब कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से जितना मैंने अध्ययन किया है जो चीज़ें, तो जो चीज़ मेरे को बड़ा सरल लगती है तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।